नमस्कार दोस्तों, एग्जामायरा स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये है हमारे यूपी टेट 2026 फ्री कोर्स की क्लास 2। दोस्तों, पिछली क्लास में मतलब क्लास 1 में हमने वृद्धि और विकास का अंतर समझा था और अपनी नींव पक्की की थी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देख लें। आज हम उसी नींव पर कह सकते हैं कि एक मजबूत इमारत खड़ी करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा रोड मैप साफ है। पहले हम विकास के 5 मुख्य क्षेत्रों को समझेंगे और फिर जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की 4 प्रमुख अवस्थाओं की एक रोमांचक यात्रा करेंगे। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। बताइए। हम ये जो क्षेत्र और अवस्थाएं हैं, इनको समझने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, है ना? ताकि आसानी हो। पर असल जिंदगी में ये सब एक साथ चलते हैं, एक दूसरे में गुंथे हुए। विकास एक पूरी प्रक्रिया है, टुकड़ों का जोड़ नहीं। ये एक बहुत बहुत ही जरूरी बिंदु है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। नोट्स में विकास के 5 क्षेत्रों का जिक्र है: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा। हाँ। और उन्हें एक पंचकोण की तरह दिखाया गया है, जिसकी हर भुजा दूसरी से जुड़ी है। ये कनेक्शन असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये पंचकोण की कल्पना बहुत अच्छी है। कोई भी एक कोना हिलेगा तो पूरा का पूरा आकार बदल जाएगा। अच्छा। चलिए एक बहुत आम सा उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा पार्क में खेल रहा है। ठीक है। यहाँ 5 क्षेत्र एक साथ काम कर रहे हैं। गेंद को पकड़ने के लिए भागना, उसे फेंकना, ये हो गया शारीरिक विकास। हाँ, मांसपेशियों का नियंत्रण। बिल्कुल। अब खेल के नियम समझना, अपनी बारी का इंतजार करना, ये सब सोचना, ये है संज्ञानात्मक विकास। और दूसरे बच्चे से बात करना, अपनी बात कहना, उसकी सुनना, ये तो भाषा का विकास हुआ। एकदम सही। और दूसरे बच्चे के साथ खेलने के लिए तैयार होना, मतलब सहयोग करना, ये सामाजिक विकास है। अब मान लीजिए खेलते खेलते खिलौना छिन गया। बच्चे को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने मारा नहीं, बल्कि अपनी निराशा को शब्दों में कहा। अच्छा। ये संवेगात्मक विकास है। तो देखा, एक ही छोटे से वाक्य में 5 आयाम एक साथ चल रहे हैं। वाह, इस उदाहरण ने तो पूरी तस्वीर ही साफ कर दी। एक चीज और, नोट्स में संज्ञानात्मक और भाषा विकास को एक साथ रखा गया है। मैं हमेशा सोचता था कि हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। हाँ, ये एक चिकन और अंडे जैसा रिश्ता है। अच्छा। हाँ, क्या पहले विचार आता है या शब्द? सच तो ये है कि दोनों साथ साथ विकसित होते हैं। अच्छा। भाषा सिर्फ हमारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। तो फिर ये हमारे सोचने के तरीके को आकार भी देती है। जब बच्चे के पास आज, कल, परसों जैसे शब्द होते हैं, तभी वो समय के बारे में जटिल तरीके से सोच पाता है। मतलब भाषा हमारे दिमाग के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। भाषा सोचने का औजार है, सिर्फ एक लिबास नहीं। और इसी तरह सामाजिक और संवेगात्मक विकास को भी एक जोड़ी की तरह देखा जाता है। जी, इन्हें सामाजिक, संवेगात्मक या सोशियो इमोशनल विकास भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, समाज में घुलना मिलना, दोस्त बनाना, ये सब सामाजिक विकास है। हाँ। लेकिन इसकी नींव है संवेगात्मक विकास। जब तक बच्चा अपनी भावनाओं, गुस्सा, खुशी, डर को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखता, तब तक वो दूसरों से कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल, वो स्वस्थ रिश्ते कैसे बना सकता है? सहानुभूति यानी एम्पैथी इसी विकास का शिखर है, और यही वो गोंद है जो सामाजिक रिश्तों को जोड़कर रखती है। तो ये तो साफ है कि विकास के ये सभी क्षेत्र एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं। अब आते हैं विकास की अवस्थाओं पर। ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? ये यात्रा तो जन्म से भी पहले गर्भाधारण के साथ ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। पूरी जिंदगी? हाँ, लेकिन आज हम 4 मुख्य अवस्थाओं पर ध्यान देंगे। और एक सिद्धांत याद रखना जरूरी है, विकास का क्रम सार्वभौमिक है पर गति व्यक्तिगत है। इसका मतलब हर बच्चा पहले बैठेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा और फिर खड़ा होगा। क्रम यही रहेगा। लेकिन कोई बच्चा 8 महीने में बैठ सकता है, कोई 10 महीने में। गति अलग अलग हो सकती है। समझ गया। तो पहली अवस्था शैशवावस्था, जन्म से 2 साल तक। नोट्स में एक लाइन है, इंद्रियां ही शिक्षक हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शिशु दुनिया को छूकर, देखकर, सुनकर और चखकर सीखता है। अच्छा, तभी वो हर चीज मुंह में डालते हैं। बिल्कुल। ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये उनका दुनिया को पढ़ने का तरीका है।
उनकी इंद्रियां ही उनकी पहली क्लासरूम है। और शारीरिक तौर पर तो बदलाव अविश्वसनीय होते हैं। बहुत तेजी से। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी मानसिक क्रांति होती है, जिसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व। हाँ, शुरुआत में शिशु के लिए होता है जो आंखों से ओझल, वो दिमाग से ओझल। अगर आप खिलौना छिपाने तो उसके लिए खिलौने का अस्तित्व ही खत्म। अच्छा, लेकिन 8-9 महीने के आसपास वो ये समझने लगता है कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। ये एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक मील का पत्थर है। अच्छा, तो जब बच्चा माँ के कमरे से जाने पर रोता है, वो इसी समझ के कारण है कि माँ कहीं और मौजूद है। बिल्कुल, बस मेरे पास नहीं है, यही समझ है। वाह। चलिए अब दूसरी अवस्था पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल। इसे खिलौनों की आयु कहा गया है। मुझे तो लगता है इसे क्यों की आयु कहना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस उम्र में उनकी जिज्ञासा अपने चरम पर होती है। उनका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। हाँ, हर चीज के बारे में सवाल। और वे नकल करके बहुत सीखते हैं। घर में बड़ों को जैसे करते देखेंगे वैसे ही करेंगे। और इसी दौरान होता है भाषा का विस्फोट। भाषा का विस्फोट। हाँ, मतलब बहुत तेजी से नए शब्द सीखते हैं। 2 साल का बच्चा जहाँ 2-2 शब्द जोड़ता है, वहीं 5 साल का बच्चा कहानियां सुनाने लगता है। नोट्स में एक आंकड़ा है जो मुझे चौंका गया। लिखा है कि 6 साल की उम्र तक मस्तिष्क का 90% विकास पूरा हो चुका होता है। 90%। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। ये एक क्रांतिक या संवेदनशील दौर है। मतलब इस दौरान मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के कनेक्शंस अविश्वसनीय तेजी से बनते हैं। इस समय मिला पोषण, भावनात्मक सुरक्षा, सीखने का माहौल, ये सब जीवन भर के लिए असर डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक या माता पिता के लिए सबसे जरूरी साल तो स्कूल शुरू होने से भी पहले के हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस दौरान की गई बातचीत, सुनाई गई कहानियां, ये सब उसके दिमागी हार्डवेयर को तैयार कर रहा है। अब आते हैं तीसरी अवस्था पर, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। इसके लिए कीवर्ड्स हैं तर्क, समाजीकरण और स्कूल। अब बच्चा घर की दुनिया से बाहर निकल रहा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब उसका सामाजिक दायरा परिवार से बढ़कर स्कूल, दोस्त, पड़ोस तक फैल जाता है। और दोस्त बहुत जरूरी हो जाते हैं, है ना? बहुत। दोस्तों का समूह यानी गैंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इसे गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज, ये सुनने में थोड़ा नकारात्मक लगता है। पर यहाँ गैंग का मतलब नकारात्मक नहीं है। ये बच्चों की अपनी टोली है, जिसके अपने नियम होते हैं, अपनी पहचान होती है। इस उम्र में माता पिता से ज्यादा दोस्तों की राय मायने रखती है। तो एक शिक्षक के लिए समझना जरूरी है कि बच्चा अब एक ग्रुप का हिस्सा है। बिल्कुल। एक होशियार शिक्षक इसी का इस्तेमाल कर सकता है। क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स देकर हर गैंग को एक टीम बना सकते हैं। जो ऊर्जा गुटबाजी में जा रही थी, वो सकारात्मक प्रतियोगिता में बदल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और तर्क? हाँ, अब सोच में तर्क आने लगता है, लॉजिक। बच्चा अब ये समझ सकता है कि अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो A C से भी बड़ा होगा। अच्छा। यही तार्किक सोच औपचारिक शिक्षा की नींव है। और फिर आती है वो अवस्था जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। स्टैनली हॉल का कथन है, यह बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक पुल है, बचपन और वयस्क जीवन के बीच का। और इस पुल पर बहुत ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम? हाँ, इस अवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूँ? बिल्कुल। किशोर इसी सवाल से जूझते हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? इस मैं की खोज ही सारे संघर्ष की जड़ है। इस खोज के पीछे क्या सिर्फ मनोवैज्ञानिक कारण हैं या कुछ शारीरिक भी? दोनों ही। शारीरिक स्तर पर प्यूबर्टी और हार्मोनल बदलाव शरीर और मन दोनों में सुनामी ला देते हैं। और मानसिक स्तर पर एक नई और शक्तिशाली क्षमता का विकास होता है, अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन मतलब अब वे सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोच सकते जो दिखती हैं, बल्कि उन अवधारणाओं के बारे में भी सोच सकते हैं जो दिखती नहीं। जैसे न्याय, समानता, प्रेम। एकदम सही। न्याय, समानता, प्रेम, देशद्रोह। इसीलिए किशोर अक्सर बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं। अच्छा, तो ये अमूर्त चिंतन ही है जो उन्हें गणित में अलजेब्रा समझने में मदद करता है, जहां x का मान कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सोचने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव है। और नोट्स में
वीर पूजा या हीरो वर्शिप का भी जिक्र है। हाँ, किसी खिलाड़ी, कलाकार या आजकल किसी इन्फ्लुएंसर को अपना आदर्श बनाना, ये सब भी अपनी पहचान को गढ़ने की ही कोशिशें हैं। ये पूरी यात्रा तो वाकई बहुत जटिल और आकर्षक है। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो इन सब जानकारियों का निचोड़ कैसे निकाला जाए? इसके लिए नोट्स में दी गई तालिका बहुत अच्छे हैं। वो रिवीजन के लिए एकदम सटीक है। हाँ, उसे एक बार दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। तो शैशवावस्था यानी 0 से 2 वर्ष, मुख्य शब्द है इंद्रियां और तीव्र शारीरिक वृद्धि, और दूसरा नाम है समायोजन की अवस्था। ठीक है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, मुख्य शब्द जिज्ञासा, भाषा और अनुकरण, और प्रसिद्ध नाम खिलौनों की आयु। ओके। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, मुख्य शब्द तर्क, समाजीकरण और स्कूल, और खास नाम गैंग गिरोह अवस्था। और आखिर में किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, सबसे महत्वपूर्ण शब्द अमूर्त चिंतन और पहचान संकट, और स्टैनली हॉल का दिया नाम तनाव और तूफान की अवस्था। ये कीवर्ड्स और उपनाम तो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, अक्सर पूछे जाते हैं। ये सारांश तो तैयारी के लिए वाकई रामबाण है, जैसा नोट्स में लिखा भी है। आज हमने विकास के क्षेत्रों से लेकर किशोरावस्था की उथल-पुथल तक को समझा। ये सिर्फ यूपी टेट का सिलेबस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर इंसान के बनने की कहानी है। सही कहा। इन अवस्थाओं को समझना हमें सिर्फ एक बेहतर शिक्षक या माता-पिता नहीं बनाता, बल्कि हमें खुद को समझने में भी मदद करता है। हर वयस्क के अंदर इन सभी अवस्थाओं की गूंज छिपी होती है। हमारी आदतें, हमारे डर, इन सब के बीज कहीं ना कहीं बचपन की इन्हीं अवस्थाओं में छिपे हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं फिर। जरूर। नोट्स में लिखा है कि विकास मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। हमने तो सिर्फ 18 साल तक की कहानी पर ही बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि वयस्क जीवन में विकास की ये क्षेत्र और अवस्थाएं कैसी दिखती होंगी, और क्या किशोरावस्था का पहचान का संकट बस वहीं खत्म हो जाता है, या जीवन के अलग अलग मोड़ों पर ये किसी नए रूप में लौट कर आता है।